इस विचार गोष्ठी का मुख्य अतिथि माननीय उच्च न्यायालय पटना के माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, जो वैसे निर्णय विधि के निर्माता हैं जिसका स्मरण करते ही संविधान विरोधी कानून में परिवर्तन करने का मन सबको हो जाता है। उपस्थित माननीय गणों से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलित किया जाए। पहले दीप प्रज्वलन करना बहुत कठिन कार्य था, सबका जिंदगी में होगा। इसके बाद भारत माता के चित्त पर पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम है। हम माननीय गणों से निवेदन करते हैं कि भारतीय माता के चित्त पर पुष्प अर्पित करने का कृपा किया जाए। माता की जय, भारत माता की जय। सुनील कुमार सिंह, भाषा के मंच से इस कक्ष में विराजे सभी दिव्यजनों का वंदन है। और जैसा कि कहा गया है, 3 ओंकार के प्रार्थना से सरस्वती वंदना की शुभारंभ हो। तो 3 ओंकार हम सभी जानते हैं, लेकिन अपनी भाषाओं के शब्दों के उच्चारण में जो तरंग विद्यमान है, उसमें वही शक्ति होती है जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं। हम यदि दूसरे भाषाओं में भी ओम को पढ़ते हैं तो लिखा होता है, ओम हैज ओवर 100 मीनिंग्स, वन ऑफ देम इज वेलकम थ्रू द गॉड। यानी हम स्वर्गीय देवी मां शारदे की वंदना से पहले माननीय उच्च न्यायालय के इस गौरव कक्ष में और नव सुसज्जित इस वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करने और रमणीक बनाकर अपने जो आयोजन का प्रयोजन है उसकी सार्थकता को प्रदान करने के लिए 3 ओंकार के साथ सरस्वती वंदना के लिए आगे होती हूँ। यदि आप सबकी इच्छा हो साथ में तो शरीक हो सकते हैं। कृपया रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे, और यदि अभ्यास तो है मगर बताने की एक औपचारिकता है कि जिह्वा की नोक को तालू से सटाने से वो ध्वनि नाभि से निकलती है। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हम हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदा। आयोजन शब्द का अर्थ सभी जानते हैं, लेकिन प्रयोजन से जुड़ के उसका अर्थ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उदाहरण यदि देखते हैं तो राष्ट्रपिता और स्वच्छता दोनों हमारी धरोहर थी, लेकिन यदि प्रयोजन से निमित्त आयोजन हम वंचित रहे तो लाल किला के वक्तव्य में स्वच्छता और शौचालय की बातें विषय बन गई। यानी हमें अपने आयोजनों के माध्यम से जो प्रयोजन रखना होता है वो राष्ट्र की लंबी दूरी की सोच का द्योतक होता है। हम सभी जानते हैं विश्व में ज्यादातर देशों में खेती सरकारों के द्वारा होती है। हम अमेरिका को ही देखें तो वहां एक दिन छुट्टी लेके वहां के नागरिक जाते हैं खेत में किसानों के सामने
अपने द्वारा दिए गए तोहफा से उन्हें धन्यवाद करते हैं और फार्मर्स डे मनाते हैं। अभी बदलते कालखंड में आधुनिकता की होड़ में हम अपनी अगली पीढ़ी को मदर्स डे, फादर्स डे के कड़ी से तो जोड़ ही दिए हैं, लेकिन मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, ये एक ऐसा दिवस है जिसको हम ऐसी चीजों से न लें कि ये एक ऐसा दिन है जिसको मना के हमें कोई आनंद हो। ये एक दायित्व का दिन है और ये दायित्व भी ऐसा न हो कि हम इसको सदा चलाते रहें। अफसोस कि हमें ये करना पड़ रहा है। प्रयोजन सिर्फ इतना कि क्या ये तिथि हमें मनाने की आवश्यकता थी, ये कैसे शुरू हुआ, विषय प्रवेश में अगले संयोजक जी के माध्यम से वक्तव्य में आएगा। लेकिन प्रयोजन से मतलब है कि यदि हम इसको समझें तो अमृत वर्ष में ये संकल्प लें कि अपने शताब्दी वर्ष के बहुत बहुत पहले, यानी 1 दशक पहले, हम इसको इस तरह से स्वाभाविक रूप से अपने लिए सामान्य कर लें अपनी मातृभाषाओं को, कि कानून की दृष्टि से संविधान में भी भाषा के लिए 15 वर्ष अंकित है, तो हम 10 वर्षों में ऐसा सामान्य कर लें, लेकिन गौरवान्वित होकर और उसको सामान्यता स्वीकार करते हुए। इससे देश आज तक आजाद नहीं हो पाया है, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 343(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत संघ की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और 343(2) में भी स्पष्ट है कि संविधान लागू होने के 15 साल तक ही अंग्रेजी लागू रहेगी देश में। उसके बाद उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भी, क्योंकि न्याय और न्यायालय में न्यायालय भारत की जनता के लिए है, न कि अंग्रेजों के लिए। इसलिए न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए। भारतीय भाषा अभियान किसी भी भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन अभियान का स्पष्ट मानना है कि कोई भी राष्ट्र मजबूती के साथ विदेशी भाषा के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय न्यायाधीश डॉक्टर अंशु, हमारे वरिष्ठ गार्जियन बनमचरा, हमारे और इस सभागार में बैठे जितने हमारे मित्र हैं, वो सबसे पहले मैं इस सारी बातें तो हमारे परमानंद जी ने बताई कि मातृभाषा दिवस क्यों और मातृभाषा दिवस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बिल्कुल इनका कहना सही था कि इस देश में हिंदी दिवस मनाना ये एक गुलामी का प्रतीक है। हिंदुस्तान में हिंदी दिवस क्यों, ये भी सोचने की बात हमारे लिए होगी। हिंदुस्तान में हिंदी दिवस क्यों, मातृभाषा दिवस बनाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जितनी भाषाएं हैं, अभी अकेले अपने देश में 19,500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने ये महसूस किया कि हर 2 हफ्ते में एक भाषाएं लुप्त हो जा रही हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 1922 से 1932 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। हमें सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के उन जंबाजों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी भाषा को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। हम उन्हीं से प्रेरित होकर 1971 में मातृभाषा दिवस को यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की गई थी। 1952 में अपनी भाषा को बचाने के लिए उन लोगों ने पाकिस्तान सरकार के सिपाहियों की गोलियां खाई थी और 5 लोग शहीद हुए थे। आज उनकी याद में हम लोग मातृभाषा दिवस मनाते हैं
17 नवंबर 99 से सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय 21 फरवरी को हमें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए दिया जाता है। मातृभाषा संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हमें सबसे पहली बात तो ये सोचनी होगी कि मातृभाषा कहते क्या है, किसे कहते हैं। माँ की गोद में जो पहली बात, सबसे पवित्र शब्द इस विश्व में, पवित्र माँ जो बच्चा पहले बोलता है वो माँ होता है। माँ निर्लिप्त होती है। माँ के नाम से ही सब कुछ, सबे लगता है कि माँ सब पापों को हरने वाली जननी है। हम लोग, हमारी संस्था, हमारी जो भारतीय भाषा अभियान है, हमारा ध्येय वाक्य है माँ मातृभूमि व मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। सही बात है, माँ का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अगर हेमा मालिनी भी हो और हमारी माँ हो तो हमारी माँ हमें सबसे सुंदर लगती है। हमें मातृभूमि चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, लेकिन भारत की भूमि हमारी सबसे अच्छी भूमि लगती है। और मातृभाषा की बात क्या है, आज भी अगर हम लोग ट्रेन में चलते हैं और कोई मातृभाषा वाला मिल जाता है तो उसके साथ एक सिंपैथी हो जाती है। हम लोग विदेश जाते हैं और कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाता है तो हम लोगों को उससे मिलती है, उससे ज़्यादा करीब हो जाते हैं। मातृभाषा है वो देश की, समाज की सारी उन्नति का मूल होता है और वो मूल सब तरह का होता है। सारी प्रगति का मूल मातृभाषा हमारी होती है। आज हम हर जगह देखते हैं कि हम हिंदी में मिलनी चाहिए, हमारी मातृभाषा में न्याय होनी चाहिए। हमारी संविधान में 22 स्वीकृत भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में हम जब कोई भी भाषाएं हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। संविधान में ऐसी बातें थी, अंग्रेजी 22 में वो नहीं है कहीं भी, फिर भी हम लोग अंग्रेजी के पीछे हैं। क्यों, ये सोचना पड़ेगा। हम लोग न्याय को क्यों नहीं, हम लोग पंजाब में पंजाबी में न्याय दें, बंगाल में बंगाली में न्याय दें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जहाँ की जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें हम लोग न्याय दें, ये संविधान भी कहता है। लेकिन अब उसमें हमारे सरकार की कमी है। हमें आज इस विचार गोष्ठी में हमें ये सोचना है कि हिंदी तो खैर, अब तो हमें याद है कि हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आए थे, उन्होंने भी कहा कि वो आवश्यकता है। माननीय कानून मंत्री ने भी कही थी कि इस देश को उत्तरोत्तर प्रगति के लिए इस देश में न्याय के क्षेत्र में भाषाएं और क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना जाना चाहिए। हमें अब इस मंच से हमारे साथ कई विद्वान हैं और आप लोग भी हैं, हमें इस विषय पर बात करनी है कि हम लोग जनता की भाषा में न्याय कैसे दें। हर बार सम्मेलन होता है, हर बार हम लोग ये करते हैं, हम लोग अपने घर से शुरुआत करें। हम लोग हस्ताक्षर, हम लोगों में से 90% लोग अंग्रेजी में करते हैं। हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी हम लोग जानते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा अंगिका है, किसी की भोजपुरी है, किसी की मगही है। तो हम लोग लिपि, देवनागरी हमारी लिपि है। आज भी देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते पढ़ते हैं और हम लोग संविधान सम्मत जो भी भाषाएं हैं सब लोगों का हम लोग आदर करते हैं। हमारी भारतीय भाषा अभियान अंग्रेजी की विरोधी नहीं है, ये चाहती है अंग्रेजी हम लोग पढ़ें, अंग्रेजी जानें, लेकिन कानून का काम जिसके लिए हम लोग हमारे जो एसएससी हमारे जो क्लाइंट है सारे हिंदी वाले, हिंदी वो जानते हैं, हिंदी समझते हैं, और वो अगर कोई जजमेंट अंग्रेजी में आता है तो परेशानी उनको ये होती है कि आखिर क्या हुआ, किसी से मदद लेनी पड़ती है। तो अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि भाई हिंदी को लाया जाए। वैसे हम इसके पहले वाली एक मीटिंग जो थी हमारे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि आप लोग हिंदी में काम कीजिए, कोई रुकावट नहीं दी जाएगी आपको।
तो हमारा ये हमारे जो अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, सारे लोगों से मैं उस समस्या पर बात करना चाहता हूँ कि आखिर इस उच्च न्यायालय में हिंदी में जनता को न्याय जनता की भाषा में कैसे मिले। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर हमारी जो विचार गोष्ठी है उस पर कुछ नए तथ्य आएंगे, उस तथ्य से हम लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी। अध्यक्ष श्री रामाकांत शर्मा जी, मुख्य अतिथि श्री राजीव रंजन प्रसाद, माननीय न्यायमूर्ति पटना उच्च न्यायालय, विशिष्ट अतिथि श्री योगेश चंद्र वर्मा जी, सभी आयोजक एवं श्रोतागण, आज विश्व मातृभाषा दिवस के शुभ अवसर पर इस विचार गोष्ठी में मैं चंद बातें आपके सामने कहना चाहता हूं कि जनता को न्याय जनता की भाषा हिंदी में विचार गोष्ठी आज विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाना एक अत्यंत ही शुभ लक्षण है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा है और इसके मनाए जाने की मुख्य कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन ने जब सर्वे कराया तो पाया कि पूरे विश्व में 6000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन 6000 भाषाओं में से 43% भाषाएं खतरे के निशान के ऊपर हैं और हर साल लगभग 100 भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। हमारे विश्व में 6000 में से 100 ही भाषाएं ऐसी हैं जो कि उस निम्न स्तर से विलुप्ति के कगार से ऊपर है। जहां तक भारत का प्रश्न है तो भारत में हर 8 किलोमीटर पर, हर 8 कोस पर, किलोमीटर नहीं, भाषा बदलती है और भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मातृभाषा की सुरक्षा हो और इस कारण ये आयोजन जो विश्व स्तर पर किया जा रहा है उसमें भारत के लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग पिछली बार भी सभा में उपस्थित हुए थे, बहुत गंभीर बातें की गई थी, लेकिन मूल रूप से भाषा के संकलन के लिए उसका लगातार उपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक भाषा का उपयोग लगातार सतत नहीं होगा वो भाषा धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर जाएगी और हर वर्तमान के लोगों का यह परम दायित्व है कि उस भाषा को लिपि के रूप में सुरक्षित करें और उसका एक शब्दकोश बने। और मैं भारतीय भाषा अभियान बिहार के सभी सदस्यों से, खासकर इंजीत जी से यह आग्रह करता हूं कि कम से कम बिहार के विभिन्न भागों में बोले जाने वाली भाषाओं के संकलन करने की प्रतिज्ञा करें कि हम जब भी विचार गोष्ठियों का आयोजन करें तो इतने प्रबुद्ध लोग जो यहां उपस्थित होते हैं उनके पास उन भाषाओं के संकलन की सूची पहुंचे, उस शब्दकोश की सूची पहुंचे और यह एक निरंतर किया जाने वाला कार्य है और जब तक हम ऐसा नहीं करते हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम आएंगे, हम केवल बातें करेंगे और हम चले जाएंगे, फिर से वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए मेरा ये अनुरोध है इस सभा के हर एक सदस्यों से कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी बना के शब्दकोश का, कि जिन जिन भाषाओं के संरक्षण है उसका शब्दकोश और जो लगातार चलने वाली भाषा है जिसको दूसरे शब्द में हमारे समन्वय समिति के संयोजक
योगेश्वर वर्मा जी ने कहा कि सरलीकरण हो। वर्तमान में चलने वाली भाषाएं अंग्रेजी हैं, सदियों से चल रही है। हिंदी में उसका सामान्य और सरल शब्द क्या हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में। हम मूल रूप से मेंबर ऑफ बार या मेंबर ऑफ बेंच सभी इस बात से एग्री करते हैं कि जी बिल्कुल जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए, मिलनी ही चाहिए। लेकिन हम में से कितने अधिवक्ता हैं जो सचमुच सही शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम वैसा आवेदन फाइल कर रहे हैं? शुरुआत में समस्याएं हो सकती हैं। शुरुआत में हो सकता है कि हमें द्विभाषीय आवेदन दाखिल करना पड़े, एक पन्ने पर इंग्लिश, एक पन्ने पर हिंदी। लेकिन यह समस्या कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाएगी जब न्यायालय और कार्य करने वाले सभी लोग इस बात को समझेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम ये सभी अधिवक्ता की जो टीम है, ये टीम छोटे छोटे ग्रुप में अधिवक्ताओं के चैम्बर में जाके सहयोग करे कि भाई आपका इंग्लिश रूपांतरण देखिए मैं हिंदी में कर देता हूं, आप इसे भी प्रिंट करें। यह बड़ा आवश्यक है। इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, बिकॉज सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो 4 भाषा या कई भाषाओं में आ रहे हैं। चूंकि मैं भी इस भाषा रूपांतरण या अनुवाद समिति पटना आईआईटी में मैं उसका एक सदस्य रहा हूं अधिवक्ता के रूप में, और मेरे ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि आप कानूनी भाषा के शब्दों का रूपांतरण चेक करें कि गूगल या उनके अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसका रूपांतरण सही कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने ये पाया कि रूपांतरण तो है, लेकिन उस रूपांतरण में हिंदी के भाव नहीं, और बिना भाव के उस भाषा का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए वो रूपांतरण, बिकॉज हम हिंदी को जब लाना चाहते हैं और इंग्लिश से जब हम हिंदी पर स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक है कि स्विच ओवर करते समय ऐसा ना हो जाए कि हमारे हिंदी के भाव बाहर निकल जाए। और हिंदी के भाव को एकत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग मिलकर यह कार्य करें। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि हमें समस्या नहीं समाधान पे विचार करना है, और खासकर उनके इस मूल मंत्र के कारण मैंने ये समाधान आपके सामने प्रपोज किया कि इस समाधान को ध्यान में रखें कि इस रूपांतरण में मूल तत्व रह जाए, भाव रह जाए, और उसके लिए हम सबों का बात करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो योगेश्वर वर्मा साहब ने कही, मैं पुनः उस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि हिंदी भाषा का सरलीकरण हो, किताबें हिंदी भाषा में हो, रूपांतरण हो। मेरा यह कहना है कि लगभग जितने भी मुख्य कानून की किताबें हैं उनका हिंदी रूपांतरण उपलब्ध है। जरूरत है हम सबों को उस पर काम करने की। मैं स्वयं शिक्षक के रूप में मैंने विभिन्न लॉ के विद्यालयों में कार्य किया है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में किया है, पटना लॉ कॉलेज में किया है, चाणक्य में किया है, और मैंने प्रयास किया था बच्चों को कि देखो हिंदी का उद्भट विद्वान डॉक्टरेट भी अगर सीपीसी को हिंदी में पढ़े या हिंदी के लॉ को अगर हिंदी में पढ़े तो उसको उतनी ही तकलीफ होती है जितनी कि इंग्लिश का विद्वान इंग्लिश के स्टैट्यूट को पढ़ता है। बिकॉज कानून की अपनी भाषा है, और कानून के उस भाषा का भाव पकड़ना और उस भाव में कार्य करना वो एक अलग तरह का टेक्निक है जिसे सीखना है। इसलिए जो किताबें हमारे यहां द्विभाषीय संस्करण में उपलब्ध हैं, ये हम लोगों की अहम जिम्मेवारी है
कि हम इस बात को समझने के लिए, इस बात को न्यायालय को हम कहते हैं कि साहब हिंदी में जजमेंट हो, तो ये आवश्यक है कि न्यायालय में इस अभियान का प्रत्येक सदस्य हर न्यायालय में इस ज्ञान के साथ बैठा रहे कि जहां मुश्किल हुई नहीं कि वो तुरंत न्यायालय को बताए कि हुजूर इसका एक्सेप्ट ये है। जैसे आप असिस्ट करते हैं, ये सेक्शन है, वो सेक्शन है, धीरे 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 ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चूंकि अभी हमारे मुख्य अतिथि एक ऐसे निर्णय के बारे में जानकारी देंगे जिसने कि जनता की भाषा, जनता हिंदी में एक आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है। इसलिए समय नहीं लेते। जस्टिस डॉक्टर अंशुमान जी, इस सभा के अध्यक्ष श्री रमाकांत शर्मा जी जो बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष, श्री जोगेश चंद्र वर्मा जी वरीय अधिवक्ता, इस भाषा अभियान के संयोजक आयोजक जो इस सभागार में उपस्थित हैं, अधिवक्ता श्री निर्देव प्रसाद जी, माननीय अधिवक्तागण जो इस सभागार में मौजूद हैं एवं अन्य गण्यमान्य अतिथिगण। हमारे इंद्रदेव जी ने कहा कि इस पूर्ण खंडपीठ के एक सदस्य होने के नाते मुझे क्लैरिफिकेशन देना है। मैं ये पहले स्पष्ट कर देता हूं कि ये पूर्ण खंडपीठ यहाँ नहीं है और इसलिए ये क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, ये एक विवेचना होगा उस आदेश का। बहुत पहले डॉक्टर सीवी रमन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को साइंस विषय जो है वो भी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ये साइंस जो है ये एक ऐसा चीज हो जाएगा जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स लोगों की चीज समझी जाएगी और ये घमंड की चीज हो जाएगी। उन्होंने एक शब्द का उसमें कहा था कि इट विल बिकम ए हाई ब्रो एक्टिविटी। तो हाई ब्रो एक्टिविटी मीन्स ये एक सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों की चीज रह जाएगी। कुछ लोग ही इस पर अपने तरीके से घमंड करेंगे। साइंस को जब तक आप मदर टंग में नहीं पढ़ाएंगे, ये जो सामान्य लोग हैं उनकी एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। तो उसी तरह अब आप उसको अगर कानून के संदर्भ में लें तो वही बात लागू होती है। आज देखते हैं एक वकील होने के नाते भी और एक जज होने के बाद भी कई बार ये देखने का मौका मिला कि हमारे बीच कई अधिवक्ता ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अंग्रेजी में पिटीशन को ड्राफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो किसी तरह गलत भी कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजी में लिख करके पिटीशन फाइल करें। कहीं ना कहीं उनकी ये मानसिकता है, उनके अंदर ऐसी समझ है कि साहब हमें हाईकोर्ट में अंग्रेजी में ही पिटीशन दाखिल करना है। शायद आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो संविधान है, वो भी यही कहता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें आर्टिकल 348 का क्लॉज 2, तो उसके अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है कि राज्य सरकारें जो है, जो स्टेट है, उसको ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो इस विषय में कानून के द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जहां की हिंदी भाषा मतलब अपनी मातृभाषा जो है उसमें भी
पिटिशंस फाइल हो सकते हैं, बहस हो सकता है। ऐसे बात नहीं है, हमारे यहाँ बिहार में भी आज नहीं 1972 में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, केसेस में हिंदी में पिटीशंस, एफिडेविट्स फाइल करने की बात कही गई है। उस रिजोल्यूशन में एक बात है जो फुल बेंच के सामने रखा गया था, उसमें एक जो अपवाद स्वरूप बात कही गई है उसके खंड 2 में कि इस रिजोल्यूशन के रहते हुए भी जो रिट पिटीशंस हैं और टैक्स रेफरेंस केसेस हैं, ये दोनों इसी प्रकार इंग्लिश में ही फाइल होते रहे। और यही एक ऐसा विषय हुआ उस फुल बेंच में, क्योंकि वहां पर एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया गया था इंद्रदेव जी के द्वारा, और क्रिमिनल रिट पिटीशन इन्होंने हिंदी में फाइल किया था। तो ये क्वेश्चन उठा कि साहब ये हिंदी में हो सकता है कि? हमारे फुल बेंच का जब आप निर्णय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फुल बेंच की पूर्ण पीठ इस फेवर में है, इस पक्ष में है कि रिट पिटीशन हिंदी में फाइल होना चाहिए। बिल्कुल नेकेड आइज से आप एक पैराग्राफ पढ़ें और उसमें आपको दिखेगा कि फुल बेंच ने कहा है कि हिंदी में रिट पिटीशंस फाइल किए जा सकते हैं। लेकिन अब फुल बेंच के सामने एक बात थी, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा 1972 का वो संकल्प जो राज्यपाल के आदेश से पारित किया गया। इसके सामने ये फॉर्मूला निकाला गया कि 1972 के रिजोल्यूशन के रहते हुए जब आप हिंदी में फाइल करेंगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको देना। तो इसलिए कहीं से भी आप फुल बेंच के जजमेंट को ऐसा नहीं समझ सकते कि फुल बेंच में ये कहा गया है कि साहब हिंदी में आप नहीं फाइल कर सकते। वरिष्ठ अधिवक्ता है, शिक्षाविद आए हैं, प्रेम कुमार झा जी आए हैं। यह तो लगता है आज का जो विषय है जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में, यह एक अत्यंत ही उपयुक्त एक विषय है। और हम समझते हैं कि केवल मीटिंग से काम नहीं चलेगा, इसको एक अभियान कीजिए, बड़े पैमाने पर हर जगह ले जाइए। और इसके लिए जरूरी है, जहाँ तक विषय का सवाल है, इसमें कहने हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में 3-4 बात कहेंगे कि साहब आदमी अपनी बातों को, चाहे वो आर्गुमेंट के सवाल हो, सुनने का सवाल हो, लिखने का सवाल हो, वह जो मातृभाषा होता है उसमें अच्छे ढंग से उसको एक्सप्रेस कर पाता है। अंग्रेजी हो या दूसरी भाषाएं हैं उस ढंग से नहीं कर पाता है। और आज तो बिहार में अधिकांश लोग, और खासकर जो हम लोगों के पुराने जनरेशन के लोग हैं जो हिंदी में ही पढ़ाई लिखाई शुरू किए थे, उनको दिक्कत भी होती है। और इस तरह भी जो नए जनरेशन के लोग हैं, भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए, लेकिन जितने अच्छे ढंग से वो अपनी बातों को हिंदी में रख पाते हैं, शायद मुझे लगता है कि अंग्रेजी में, सुनने में अंग्रेजी तो बड़ा अच्छा लगता है, विलायती स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों का एक्सेंट बड़ा शानदार होता है, वह एक अपने जगह पर है। विषय है कि जनता को न्याय, न्याय की पूरी प्रक्रिया जनता के लिए है। और अगर जनता को न्याय दिलाना है तो जनता की भाषा में होनी चाहिए, और जनता की भाषा जब भी हो सकती है तो वह मातृभाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, दूसरी भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन राजनीति बाबू ने कहा कुछ और। समस्या यहाँ पर यह है कि कैसे
हिंदी शुरुआत किया जाए। हम समझते हैं कि 2-3 हम चाहेंगे अपनी राय को देना कि सबसे पहले तो जरूरी है कि साहब हिंदी का सरलीकरण हो। इतना क्लिष्ट भाषा, रघुवीरी भाषा, एक एक अंग्रेजी शब्द का अगर हिंदी किया जाए तो हिंदी से अधिक भारी हो जाता है, उसका प्रोनाउंस, उसको बोलना कठिन हो जाता है, सुनने वालों को भी दिक्कत होगी। हम लोगों के गार्जियन योगेश वर्मा साहब, इस भाषा अभियान के संरक्षक अजीत कुमार पाठक जी, राजेश कुमार जी, शेखा सिंह परमार जी और सबसे ऊपर इंद्रदेव भाई, जो हम सबको यहाँ अवसर देते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। भाइयों, सबका नाम मैं मोटा मोटी जानता हूं, लेना उचित नहीं है। राजनीति के पर्याय भाई राजनीति बाबू। एक भाई अरशद हमारे बैठे हैं, वो हिंदी में गाली देता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके भाई मुख्य न्यायमूर्ति हुए थे इलाहाबाद के, बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते थे, लेकिन ये गाली बकता है तो वो हिंदी का बड़ा बढ़िया उसमें इंप्रेशन होता है। जाति देके गाली देगा, कभी कुछ काम की गाली देगा तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। जैसा राजनीति भाई ने भी कहा, हमारे न्यायमूर्तियों ने भी कहा कि घोड़े से पढ़कर इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ दिल्ली तक गए। बचपन में मैं भी अपने छुट्टियों में जब गांव जाता था तो जैसा अभी माननीय न्यायमूर्ति राजीव बाबू ने कहा कि गांव में भी शिक्षक रख दिए जाते थे कि 1 महीने में कहीं ये गोली डंडा खेलना ना सीख जाए, कुछ पढ़ते रहना चाहिए। ये जो विश्व मातृभाषा दिवस आज हम यहाँ मना रहे हैं, तो बचपन में गांव के पंडित जी ने कहा कि भाषा का विकास कहां से हुआ, तो संस्कृत का एक श्लोक बताते थे। बाद में मैंने जाना कि ये है क्या, तो वह श्लोक ये था, भगवान भोले ने डमरू बजाया और उससे ये कॉन्सोनेंट वॉवल निकला, जिससे संस्कृत भाषा का विकास हुआ। ये उनके डमरू से निकला। सबके मन में है कि मातृभाषा का विकास हो। आप लोगों को खुश करने वाली जैसी बातें मैं सिर्फ ना करूं। 2 न्यायमूर्ति बैठे हैं, उन्होंने विवेचन किया संविधान का, उन्होंने चर्चा की कैसे विकास हो। जस्टिस अंशुमान साहब ने समाधान की बात की कि समस्या सिर्फ मत करो, समाधान के लिए उत्तर करो। योगेश बाबू ने कहा इसके लिए बड़ा अभियान चलाओ, योगेश बाबू बिस्किट खिलाएं, रोड पे हम लोग चलो, मातृभाषा का विकास करो। तो बातें वही नहीं शुरू, कहां से शुरू होगी, कहां अंत होंगी। जो प्रयास है उसे अनवरत करना होगा। तो मैं थोड़ी तैयारी करके आया था। डिवीजन बेंच के सामने बहस करना है तो कुछ रूलिंग निकाल के बढ़ना होगा, कुछ अनर्गल बातें तो ना करूं हमेशा। अपने मुल्क की आजादी के 3 मूल स्तंभ थे, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। वहां भी अपनी भाषा का महात्मा ने कहा, आगे गांधी जोड़ना जरूरी नहीं है, राजभाषा को राष्ट्रीय के साथ ही जोड़ना। उन्होंने कहा कि इस देश की चेतना अगर समझनी है तो हमारी भाषाओं के बिना आप इसे समझ नहीं सकते। फिर गुरुवर टैगोर ने क्या कहा, भारतीय संस्कृति एक विकसित सततल कमल की तरह है, ये टैगोर साहब ने कहा, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी स्थानीय भाषा है और कमल राजभाषा है। कोई भी विदेशी भाषा हमें भारत की महान संस्कृति एवं गौरव से परिचित नहीं करा सकती। वो परिचय सिर्फ मातृभाषा करा सकती है। देश के वैचारिक पिंड से नहीं जोड़ सकती, सिर्फ मातृभाषा ही एक बच्चे को उसके स्थानीय जड़ों से जोड़कर रख सकती है। गांव में
न्यायमूर्ति संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आज वो बोड़ा क्यों याद पड़ रहा है? जो हमारी जड़ से जोड़ सके वो अपनी मातृभाषा है, जो हमें प्रेम से ओतप्रोत कर सके वो मां है। मातृभाषा मां जैसी है। मित्रों, संविधान के आर्टिकल्स की बातें की गई। मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं। 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के भरूच में कहा, एक राष्ट्रीय भाषा के जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दृढ़ता से कहा कि हिंदी ही एक ऐसी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे आधिकारिक और राष्ट्रीय के रूप में अपनाया जा सकता है। अभी न्यायमूर्ति ने कहा कि एंगर एंड मुंशी विवाद हो गया वहां कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और अंत में एक बीच का रास्ता हुआ कि 15 वर्ष अंग्रेजी चलाओ, बाद में सोचना। लेकिन 15 क्या 75 हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर अमृत निकल नहीं रहा है। 15 से 75 पर पहुंच गए हम लोग। भारत की यह भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संचार लिंक के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है। ये हमने नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कहा। संविधान निर्माताओं ने जो जो कहा और जो बातें हुई वो अब लगता है समय बीत रहा है। न्यायमूर्ति गण भी थक के आए हैं, हम लोग भी काम करके आए, नाश्ता पानी का भी कुछ प्रबंध है, आप सब लोग बैठे हैं। बात जानिए, हिंदी विश्व में बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाओं से अधिक बोली जाती है। दुबई बैठ जाए, अगर वहां भारतीय कर्मचारी को वापस भारत बुला ले, उसके सारी उद्योग, सारे होटल बिजनेस और सारे बिजनेस सारे एक दिन में ठप हो जाए। हर जगह हिंदी बोला जाता है। अपने यहां हिंदी को प्रसारित करना है, उसको मूल में लाना है, राष्ट्रभाषा का विकास करना है, तो जो क्षेत्रीय भाषाओं है उनके साथ समझौता करना होगा। वो जो बीच का रास्ता 15 वर्ष वाला निकाला गया। मैं एक मंदिर में खड़ा था तिरुवनंतपुरम में, तो बड़ा भव्य मंदिर था, बहुत पुराने काल का। तो एक बगैर पट बंद हो गया। मैंने पूछा बगल के आदमी से हिंदी में कि भाई ये पट बंद हो गया, भगवती का दर्शन नहीं होगा, आज पहला दिन है नवरात्रा का। वो चुप हो गया, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा था। तो मैं ठहरा जहानाबाद का आदमी, तो मैंने अपने मित्र से गाली में बात की, तो वो तुरंत अंग्रेजी में बोले। उसको लगा कि मुझे भी गाली देगा, तो उसने बताया कि नहीं, वो राजा आ गया है, मंदिर में घुस गया है, 15 मिनट में राजा निकलेगा माता को माथे पर लेकर, आज पहला दिन है नवरात्रा। तो उन भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का, अभी किसी वक्ता ने कहा, प्रोफेसर अरुण कुमार साहब ने कहा और लोगों ने कहा कि दूसरी जो भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उर्दू, अंग्रेजों ने क्या क्या किया, भाषा को इसलिए थोपा कि वो एक गुलामी का प्रतीक था। हमने पटना उच्च न्यायालय में 42-43 वर्ष मेरी वकालत के हो गए। दोनों न्यायमूर्ति हमसे 10-12 साल छोटे होंगे। मैंने ऐसे वकील देखे जो पूरे हिंदुस्तान में गिनती हुई, कुछ ऐसे भी देखे जो ठसक में थे। तो अंग्रेजी की ठसक से बचना होगा। उसकी जो ठसक है ना, अपने बच्चों को अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा दीजिए। जब तक सरलीकरण ना हो, साइंस की किताबें हिंदी में ना आए, कानून की किताबें हिंदी में ना आए, सर्वग्राह्य नहीं हो, ट्रांसलेशन नहीं हो पाए। राष्ट्रभाषा वाले परिषद वालों ने भी इसका विचार किया, आदेश दिया, कुछ प्रगति हुई भी, तो तब तक ठीक है, पढ़ो। लेकिन घर में मां मातृभाषा है क्या? मां, मैया,